चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद में बात करता हूँ मैं अपने टॉपिक की। देखो अपन पढ़ रहे थे सब्जियां और सब्जियों के अंतर्गत अपने लास्ट जो सब्जी पढ़ी थी वो पढ़ी थी शायद लहसुन। ठीक है, लहसुन के बाद में आज के अपने जो नेक्स्ट वेजिटेबल्स के रूप में अपन देखते हैं तो अपन देखते हैं प्याज। कौन सी क्रॉप अपने को देखनी है? प्याज अपने को देखनी है। देखो सबसे पहले अपन बात करें प्याज की, तो प्याज का बोटनिकल नेम शायद मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि प्याज का बोटनिकल नेम क्या होता है? एलियम सिपा, यानी एलियम जो सेटाइवम होता है वो एलियम सेटाइवम तो किसका होता है? लहसुन का होता है। और जो एलियम सिपा है वो एलियम सिपा किसका होता है? आपके प्याज का होता है। फिर बात करते हैं अपन इसके फैमिली की। तो देखो प्याज की जो फैमिली होती है वो लहसुन की फैमिली होती है। प्याज की फैमिली कौन, लहसुन की फैमिली कौन सी थी? एलियेसी। तो इसके अंतर्गत अपने पास में क्या आ जाता है? एलियेसी। क्या आ जाता है? एलियेसी इसकी फैमिली आ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो अपन बात करते हैं, मैंने लहसुन में भी बताया था और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लहसुन में जो गंध थी उस गंध का कारण क्या था और प्याज में क्या कारण था, तो मैंने दोनों चीजों को वहां समझा दिया था। लेकिन फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ, जो अपने प्याज होता है उस प्याज में एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या आती है? गंध आती है। इसके कारण एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। और वहां पर अपने बात की थी किसके लिए? लहसुन के लिए। तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण वहां गंध आ रही थी, यानी गंध के रूप में अपन क्या कह सकते हैं? यहाँ पर तीखापन। यानी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्याज का जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है, तो आपको बताना प्याज का तीखापन किसके कारण? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं अपन इसका पीला रंग, यानी जो प्याज का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो प्याज का जो पीला रंग है वो क्यूरेसिटीन वर्णक के कारण होता है। कौन से वर्णक के कारण? क्यूरेसिटीन वर्णक के कारण होता है। ये प्याज का पीला रंग आ गया। फिर बात करते हैं अपन प्याज का जो रेड कलर होता है, यानी लाल रंग होता है, क्योंकि प्याज क्या होता है? पीला भी होता है, लाल भी होता है। तो प्याज का जो लाल रंग होता है वो लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है। यहां तक समझ में आ गई? यानी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए लाल रंग किसके कारण होगा? एंथोसायनिन के कारण। पीला रंग किसके कारण होगा? क्यूरेसिटीन के कारण। तीखापन जो होता है वो होता है किसके कारण? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। फिर बात करते हैं यहाँ पर परागण की, कि प्याज में परागण किसके माध्यम से होता है? तो देखो प्याज में जो परागण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्योंकि विशेष तौर से प्याज के लिए पूछा जाता है कि प्याज में जो परागण होता है वो किसके लिए, किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, यानी भंडारण में प्याज, जो प्याज होता है उसका अंकुरण रोकने के लिए, भंडारण में प्याज का अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग करोगे? ये चीज मैंने पढ़ाई थी आपको जब हार्मोन्स पढ़ाए थे, वहां पर मैंने इस चीज को पढ़ाया था। अब यदि आपको याद हो तो थोड़ा सा सोचो रोकने के लिए कि किसका प्रयोग करते हैं अपन। देखो अपन 5 प्रकार के हार्मोन पढ़े थे। एक था ऑक्सिन, दूसरा था साइटोकिनिन, तीसरा था जिबरेलिन, चौथा था एब्सिसिक एसिड और पांचवा था अपने इथाइलिन। तो जो एब्सिसिक एसिड था उस एब्सिसिक एसिड के अंतर्गत अपने क्या पढ़ा था कि वृद्धि को रोकने वाला होता है। क्या होता है? ये वृद्धि को रोकने वाला होता है। और उसी एब्सिसिक एसिड के अंतर्गत मैंने क्या पढ़ाया था आपको? एक यानी रसायन का नाम पढ़ाया था MH। किसका पढ़ाया था? MH, जिसका पूरा नाम होता है मैलिक हाइड्रेजाइड। क्या होता है? मैलिक हाइड्रेजाइड होता है। देखो इस मैलिक हाइड्रेजाइड का अपन प्रयोग करेंगे तो वहां पर जो भी अपने भंडार में प्याज होता है उसका अंकुरण अपन रोक सकते हैं। अब यहाँ पर आप हो सकता है आपको मात्रा भी पूछ ली जाए, तो शायद मैंने वहां पर भी बता दी थी, इसकी जो मात्रा होती है वो 2500 ppm ग्राम में ली जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो देखो मेरे को आप कमेंट्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, किसी भी जरिए आप मुझे पूछ सकते हो कि सर हमारे को यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो यहाँ तक अपन ने देखा। इसके बाद देखते हैं अपन इसकी जलवायु। क्या देखना है आपको? इसकी जलवायु देखनी है। देखो प्याज अपन कब बोते हैं? सर्दियों में बोते हैं। और प्याज सर्दियों में
रबी की क्रॉप्स हो गई, रबी के लिए अपन क्या देखते हैं जलवायु, ठंडी जलवायु देखते हैं। क्या देखते हैं, ठंडी जलवायु हो गया, तो ठंडी व नम जलवायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडी व नम जलवायु हो जाएगा। शीतोष्ण बोल दीजिए, ठंडी बोल दीजिए, जो भी आपके पास कोई शब्द आता है उनमें से कुछ भी आप बता दीजिए। फिर बात आती है अंकुरण के लिए टेम्परेचर। जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ बनता है वो बनता है अंकुरण के लिए टेम्परेचर। आपको पूछेगा कि अंकुरण के लिए टेम्परेचर कितना होता है, तो यहाँ पर आपको बताना 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। किसके लिए, अंकुरण के लिए क्या होता है, टेम्परेचर की अपने को आवश्यकता पड़ती है। चलो इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसके सीड रेट की, बीज दर की। इसकी बात कर रहे हैं, सीड रेट की बात कर रहे हैं। देखो सीड रेट अपन क्या करते हैं, इसके 2-3 प्रकार से याद रखेंगे। कैसे, एक तो अपन क्या करते हैं, यानी अपने जो नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करके अपन क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। तो अपन नर्सरी तैयार करेंगे तो उसमें तो अपने क्या कितनी सीड रेट आती है, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी आती है, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी आप नर्सरी तैयार करोगे और नर्सरी तैयार करके आप ट्रांसप्लांट करोगे, उसके लिए तो आपकी सीड रेट होती है, वो होती है 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। देखो उसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट जो तरीका होता है प्याज को बोने का। प्याज को क्या करते हैं, कई बार डायरेक्ट ही खेत में जो उसका सीड होता है छिटकवा विधि के द्वारा छिटक देते हैं। क्या कर देते हैं, छिटकवा विधि के द्वारा छिटक देते हैं। और उसमें क्या होता है, देखो उसमें कोई पंक्ति से पंक्ति की दूरी निश्चित नहीं होती है। वहां अपन क्या करते हैं, नॉर्मली जो यानी काम में लेते हैं, छिटकवा विधि काम में लेते हैं। तो वहां पर अपन उसको क्या कह सकते हैं, सीधी बुआई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उसको सीधी बुआई भी कह सकते हैं। तो देखो जो जहां पर अपन प्याज की सीधी बुआई करते हैं वहां अपन जो सीड रेट काम में लेते हैं वो लेते हैं 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। आगे समझ में, यानी पहला तरीका नर्सरी तैयार करना। नर्सरी तैयार करने के लिए चलो यहीं पर और चीज आपको ये बता देता हूँ। नर्सरी तैयार करने के लिए अपने को कितने क्षेत्रफल वर्ग की आवश्यकता होती है, तो आपको बताना कि जो प्याज की नर्सरी अपन तैयार करेंगे उसके लिए अपने को क्या करना होता है, 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। यानी 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अपने को प्याज बोना है। उसके लिए यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो नर्सरी तैयार करने के लिए अपने कितनी क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहीं पर एक छोटा सा फिर क्वेश्चन बता देता हूं। जब प्याज की नर्सरी 6 से 8 सप्ताह की हो जाती है, कितने सप्ताह की हो जाती है, 6 से 8 सप्ताह की हो जाती है, तो रोपने योग्य हो जाती है। क्या हो जाता है, जो भी प्याज की नर्सरी है वो 6 से 8 सप्ताह की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, रोपने योग्य हो जाएगी। तो 2-3 क्वेश्चन यहीं पर अपने निकल गए कि प्याज की नर्सरी के लिए जो सीड रेट लेते हैं अपन नर्सरी तैयार करने के लिए, वो सीड रेट कितनी होती है, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी क्षेत्रफल नर्सरी के लिए जो एरिया होगा वो कितना होगा, 500 वर्ग मीटर। और कितने दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, कितने दिन में रोपने योग्य हो जाती है, तो वहां बताना है आपको, 6 से 8 सप्ताह बताना है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो यानी इसका जो अपन नेक्स्ट जो तरीका काम में लेते हैं, कई बार अपन क्या देखा होगा आपने या नहीं देखा हो तो उसको देखना, एक बार समझना। कई बार अपने पास में क्या होता है, छोटे छोटे कंद होते हैं। जो प्याज होता है, प्याज का जो बड़ा कंद होगा वो तो अपने क्या कर लिया, काम में ले लिया। कई बार अपने पास में छोटे छोटे कंद होते हैं, उन्हें छोटे छोटे कंदों की बुआई अपन कर देते हैं और उन्हीं कंदों के द्वारा क्या होता है, नया प्याज का कंद तैयार हो जाता है। वो किसके, यानी वो तरीका तीसरा हो गया आपका कंद के द्वारा। तो जो तीसरी विधि है आपके कंद के द्वारा, इसके द्वारा अपने को कितनी सीड रेट की आवश्यकता होती है, ये चीज अपने को यहाँ देखनी है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ केजी में तो चीज आ नहीं सकती। क्यों, क्योंकि 1 हेक्टेयर में अपने को प्याज बोना है, जो कंद होगा उसका वजन क्या होगा, ज्यादा होगा। वजन ज्यादा होगा तो यहाँ पर देखो यानी नॉर्मल अपने 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद की आवश्यकता होती है। कितने कंद की आवश्यकता होती है, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद की आवश्यकता हो रही है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं अपने वैरायटियों के ऊपर। उन्नत किस्में, देखो वैरायटियों के रूप में आप यदि
भाई सिंपल से आपको हो सकता है अलग अलग भी पूछ लिया जाए, कलर के हिसाब से पूछ लिया जाए। तो क्या होता है, पहले अपन ले लेते हैं कौन सी, भाई सीजन ले, तो पहले तो सीजन ले लो, क्योंकि प्याज को अपन खरीफ में भी बोते हैं और रबी में भी बोते हैं, मोस्टली अपन रबी में बोते हैं। खरीफ प्याज की बुआई भी अपने यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले कौन सी सीजन, रबी सीजन। कौन सी देख रहे हैं, रबी सीजन। अपन देख रहे हैं कि रबी सीजन में अपने प्याज की कौन कौन सी किस्में काम में ली जाती हैं। अब देखो रबी सीजन में भी अपन क्या करते हैं, प्याज कौन सा ले रहे हैं, लाल रंग वाला ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, लाल रंग वाला ले रहे हैं, यानी लाल रंग की जो प्याज की किस्में है वो अपने को देखनी है। तो इसके अंतर्गत देखिए पहली वैरायटी आपको पढ़नी है अर्का प्रगति। क्या पढ़नी है, अर्का प्रगति, यानी पहली वैरायटी आपने देखी अर्का प्रगति। अर्का प्रगति जो आपकी वैरायटी है वो किस कलर की है, लाल प्याज की है। उसके बाद बात कर लेते हैं अर्का बिंदु। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो वैरायटी कौन सी आ जाती है अपने, अर्का बिंदु। अब अर्का बिंदु की एक विशेषता है इंपोर्टेंट, और वो विशेषता है कि ये क्या है, बोल्टिंग प्रतिरोधी है। क्या है, बोल्टिंग प्रतिरोधी। अब ये बोल्टिंग शब्द क्या है आगे में चल के आपको बताने वाला हूं, अभी यहाँ मैं नहीं बता रहा। अभी तो आप ये समझ के चलिए कि ये प्रकार का क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, यानी इतना आपको यहाँ वैरायटी के अंतर्गत याद रखना है कि अर्का बिंदु क्या है, आपके जो बोल्टिंग रोग है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके प्रति प्रतिरोधी है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वैरायटी N53 कौन सी आ जाती है, N53। फिर उसके बाद में नासिक रेड अपन देख लेते हैं। कौन सी देख रहे हैं, नासिक रेड। उसके बाद में अपन देख लेते हैं पूसा रेड। कौन सी देख रहे हैं, पूसा रेड, यानी नासिक रेड देख ली, पूसा रेड देख ली। फिर बात करते हैं उदयपुर 101। कौन सी देख रहे हैं, उदयपुर 101, यानी जो उदयपुर 101 है वो किस प्याज की वैरायटी है, आपके लाल प्याज की वैरायटी है। फिर बात करते हैं पंजाब सिलेक्शन। नेक्स्ट अपन वैरायटी के रूप में देख रहे हैं, नेक्स्ट वैरायटी अपने पास में आ जाती है पंजाब सिलेक्शन। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, क्योंकि उदयपुर 102 आगे चलती सफेद प्याज की आने वाली है। तो उदयपुर 101 इसकी कौन सी प्याज की, आपके लाल प्याज की, और 102 आपके सफेद प्याज की हो जाएगी। फिर बात करते हैं हिसार 2। कौन सी वैरायटी आ जाती है आपके, हिसार 2। ये वैरायटी तो किस प्रकार की हो गई, आपके लाल प्याज वाली हो गई। कौन सी वैरायटी हो गई, लाल प्याज वाली हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं यानी सफेद रंग वाली। कौन सी देख रहे हैं आप, सफेद रंग वाली देख रहे हैं। और सफेद रंग वाली के अंतर्गत एक वैरायटी तो मैंने आपको डायरेक्ट पहले ही बता दी, आपकी उदयपुर 102 जो वैरायटी है वो उदयपुर 102 वैरायटी कौन से प्याज की है, आपके सफेद प्याज की वैरायटी है। तो यहां देखिए सफेद प्याज के ऊपर वैरायटी देख रहे हैं। सफेद प्याज के अंतर्गत अपने पास में आ जाता है नंबर 1 तो वैरायटी पंजाब 48। कौन सी आ जाती है, पंजाब 48। और दूसरी वैरायटी आपको बता दी मैंने उदयपुर 102। ये दो वैरायटी आपको किसके अंतर्गत ध्यान रखनी है, आपके सफेद प्याज के अंतर्गत ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं अपने पीले प्याज की। किसकी बात कर लेते हैं, पीले प्याज की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्याज किस प्रकार का पीला भी होता है। पीले प्याज के अंतर्गत देखो पहली वैरायटी अपन देख रहे हैं अर्का पीतांबर। पहली वैरायटी कौन सी देख रहे हैं अपन, अर्का पीतांबर। अब यहाँ पीतांबर शब्द से तो आप अपने आप ही समझ जाओगे, पीतांबर यानी पीत का मतलब पीला, पीत का मतलब क्या होता है, पीला। तो जहां पर आपके पास में पीतांबर शब्द आ जाए वहां आप समझ जाओगे कि किस प्रकार की आपके पीले प्याज की है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट वैरायटी पे। नेक्स्ट वैरायटी का नाम है फूल स्वर्णा। कौन क्या है, फूल स्वर्णा। और उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट वैरायटी का नाम है आयली ग्रेनो। तो अपन ने रबी सीजन में देखी, रबी सीजन में अपन ने रेड भी देख ली, व्हाइट भी देख ली और येलो भी देख ली, तीनों की वैरायटी अपने देख ली। इसके बाद देखते हैं अपन खरीफ सीजन की। कौन सी देखते हैं, खरीफ सीजन की अंतर्गत अपन देखते हैं। और खरीफ सीजन के अंतर्गत भी अपन क्या देखते हैं, रेड देखते हैं, यानी सबसे पहले लाल रंग वाली देख लेते हैं। ठीक है, तो लाल रंग वाले के अंतर्गत अर्का निकेतन एग्रीफाउंड डार्क रेड, यानी एक तो अपने पास में आ जाएगा
एग्री फाउंड डार्क रेड। अब अपने आप समझ में आ जाएगा डार्क रेड, डार्क क्या, डार्क मतलब गहरा, यानी रेड कलर की हो गई, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि खरीद की है, किसकी है, खरीद की है। दूसरी वैरायटी अपने ध्यान रखी अर्का निकेतन, दूसरी वैरायटी अपने कौन सी याद रखी, अर्का निकेतन जो वैरायटी है वो भी आपके खरीद प्याज की है, और कौन से खरीद में भी कौन से, लाल प्याज की आपकी वैरायटी है। ये यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ थोड़े से अलग से आपको बता देता हूं लवणता रोधी वैरायटियां, क्या बता देता हूं, लवणता रोधी वैरायटियां बता देता हूं। हो सकता है आपको क्वेश्चन से भी पूछ लिया जाए कि प्याज की लवणता रोधी किसमें कौन कौन सी है। तो देखो प्याज की एक तो अपन ने पढ़ा था पहले, हालांकि वैरायटी अपन पढ़ चुके, वैरायटी अपन इनके अंतर्गत ही पढ़ चुके, और उनमें से भी आपको बताने वाला हूं। देखो यहाँ पर बात करते हैं अपन, एक तो पंजाब सिलेक्शन, आपकी पहली वैरायटी कौन सी है, पंजाब सिलेक्शन जो वैरायटी है वो वैरायटी क्या है, लवणता रोधी है। दूसरी आपके इसार दो जो वैरायटी है, इसार दो भी क्या है आपके, लवणता रोधी वैरायटी है। ठीक है, यहाँ पर तक समझ में आ गया। चलो इसके बाद देखते हैं अपन इसके कीट। नेक्स्ट अपने को क्या देखना है, कीट अपने को देखने हैं। लवणता रोधी के अंतर्गत वापस दो नाम बता देता हूं, इसार दो और दूसरी पंजाब सिलेक्शन। हो गया यार। चलो अब देखो कीटों के अंतर्गत एक ही कीट का सबसे ज्यादा जो प्रकोप होता है उसका नाम है थ्रिप्स। कौन सा कीट लगता है, थ्रिप्स कीट लगता है। तो यहाँ पर याद इजी वे में याद हो जाएगा आपको कि अपने प्याज में एक कीट लगता है, उसका नाम क्या है, थ्रिप्स है। उसके बाद आते हैं अपन यहाँ पर कौन से रोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रोग पढ़ते हैं। और रोगों के अंतर्गत पहला पढ़ लेते हैं बैंगनी धब्बा रोग। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं, बैंगनी धब्बा, बैंगनी धब्बा रोग, यानी रोग पढ़ रहे हैं। रोगों के अंतर्गत पहला रोग पढ़ा बैंगनी धब्बा रोग, जिसको पर्पल ब्लोच के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पर्पल ब्लोच के नाम से भी जानते हैं। याद रखना बैंगनी धब्बा आ जाए या पर्पल ब्लोच आ जाए, बात एक ही है। और ये जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया कोरी नामक कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अल्टरनेरिया कोरी नामक कवक के द्वारा होता है। ठीक है, चलो इसके बाद में दूसरा जो रोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपने डाउनी मिल्ड्यू। कौन सा पढ़ते हैं, डाउनी मिल्ड्यू। देखो ये चीज मैंने पहले शायद बता चुका, मैं डाउनी मिल्ड्यू इसको बोल दो तुलासिता, अपन इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तुलासिता। और या फिर अपन कह सकते हैं इसको, यानी जैसे मर्दोरोमिल आसिता जो नेक्स्ट नाम आता है, वो नेक्स्ट नाम अपन इसको मर्दोरोमिल आसिता के नाम से भी इसको जान सकते हैं। अब जो डाउनी मिल्ड्यू होता है वो होता है अपने पेरेनोस्पोरा, पेरेनोस्पोरा ड्रेस्ट्रेक्टर नामक कवक के द्वारा। क्या किस कवक के द्वारा होता है, पेरेनोस्पोरा ड्रेस्ट्रेक्टर नामक कवक के द्वारा होता है। इसके बाद देखो तीसरा जो अपने रोग पढ़ते हैं वो तीसरा रोग पढ़ते हैं गुलाबी सड़न। कौन सा रोग पढ़ रहे हैं अपन, गुलाबी सड़न पढ़ रहे हैं। और गुलाबी सड़न में अपने पास में आता है, यानी जो कवक होगा वो कवक कौन सा होगा, तो यहाँ पर आता है होमा टेरिस्टेरिस। कौन सा आता है, जो गुलाबी सड़न है वो गुलाबी सड़न किसके द्वारा होता है, होमा टेरिस्टेरिस नामक कवक के द्वारा होता है। होमा टेरिस्टेरिस नामक कवक के द्वारा होता है। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हो सकता है कवक पूछे आ जाए, हालांकि ऐसा नहीं होता है, कवक ज्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है आपकी बायोलॉजी में भी क्वेश्चन होते हैं तो वहां हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए। तो होमा टेरिस्टेरिस नामक कवक के द्वारा होता है। और फिर बात करते हैं अपन अलग से, जहां पर मैंने अभी थोड़ा सा पहले बताया था कौन सी वैरायटी के अंतर्गत, जहां मैंने कहा था बोल्टिंग लिया था हमने शब्द युद्ध में, बोल्टिंग। तो बोल्टिंग मैंने लिया था कहां पर, अर्का बिंदु वैरायटी के ऊपर। अब बात करते हैं बोल्टिंग क्या है। देखो बोल्टिंग जो होता है इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इस होता क्या है, आपने देखा होगा अपन क्या करते हैं, सर्दियों में प्याज बोते हैं, लाल जो प्याज होता है वो अपन क्या कर लेते हैं, जल्दी बो लेते हैं, या छिटकवा विधि के द्वारा अपन प्याज जल्दी बोते हैं। उसमें क्या होता है, यानी अपने उसमें जब भी उसकी वृद्धि हो रही होती है वहां पर क्या होता है,
यानी आपके टेम्परेचर में थोड़ा उतार चढ़ाव हो जाता है, जिसके कारण से कंद तो बन नहीं पाता है, और कंद बनने से पहले क्या होता है, बीज बनने के लिए डंठल विकसित हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। बीज बनने से पहले कंद बनने से पहले डंठल का बनना, कंद बनने से पहले बीज बनने हेतु डंठल बनना, वो क्या होता है, अपने बोल्टिंग होता है। आगे समझ में, यानी बोल्टिंग होता क्या है, तो ये बोल्टिंग आपको मैंने बता दिया कि बोल्टिंग होता क्या है। अपन ने कहा कि जो भी आपका कंद बन रहा है, उस कंद बनने से पहले क्या होता है, बीज बनने के लिए, यानी आपके पास में बीज बनने के लिए क्या होता है, डंठल विकसित हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, बोल्टिंग कहते हैं। आगे समझ में, ये तो आपका क्या हो जाता है, प्याज कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन प्याज के बाद में नेक्स्ट जो अपने वेजिटेबल्स अपन लेते हैं, वो वेजिटेबल्स अपन ले लेते हैं यानी कुकुरबिट्स के अंतर्गत जो कुष्मांड कुल है, वो कुष्मांड कुल अपन लेते हैं कंप्लीटली। मैं यहाँ कंप्लीटली बता रहा हूँ, चाहे वो जेट में है या नहीं है, कंप्लीट चीजें बता रहा हूँ। हालांकि जैसे खीरा है, तरबूज है, ये आपके जेट के अंतर्गत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके सुपरवाइजर में भी काम में आ सकता है, आपके बीएचयू में भी काम में आ सकता है। तो आप कंप्लीट यहाँ पर एक बार इसको देख लीजिए। चलो देखो, कुष्मांड कुल या इसको बोल दो कुकुरबिट्स, यानी कुकुरबिटेसी कुल, कुष्मांड कुल या कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां, यानी इतनी देर तक अपन अलग अलग यानी किसकी पढ़ी, कुलों के अंतर्गत पढ़ी। अब बात करते हैं कुष्मांड कुल या जो कुकुरबिटेसी कुल है, उसके अंतर्गत आने वाली सब्जियां अपन यहाँ पर देख रहे हैं। देखो इसके अंतर्गत जैसे कद्दू आ जाता है, खीरा आ जाता है, ककड़ी आ जाती है, करेला आ जाता है, तुरई आ जाती है, लौकी आ जाती है, ये सब्जियां किसके अंतर्गत आती है, कुकुरबिट्स के अंतर्गत आती हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में अपने को ज्यादातर ध्यान चीजें क्या रखनी है, एक बॉटनिकल नेम, दूसरी फैमिली अपने को यहाँ पर याद हो गई कौन सी, कुकुरबिट्स या कुष्मांड कुल। तीसरी चीज आपको वहां पर याद रखनी है यानी उसकी सीड रेट, और चौथी चीज आपको याद रखनी है उसकी वेराइटियां, और रोग और कीट सभी के समान होंगे। जलवायु, रोग और कीट सभी आपके कुकुरबिट्स में समान होते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पढ़ा रहा हूँ जलवायु, यानी सभी के अंतर्गत आपको जलवायु पढ़नी है। एक एक क्रॉप की मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, क्योंकि कुष्मांड कुल की जो सब्जियां होती है उनकी सभी की जलवायु क्या होती है, एक ही होती है। अब बात करते हैं जो भी कुकुरबिट्स है या कुष्मांड कुल है, इनको अपन बोते कब है, तो अपन इनको बोते हैं गर्मियों में। कब बोते हैं, गर्मियों में बोते हैं, यानी जायद के रूप में अपन इसको बोते हैं। तो जायद के रूप में बोते हैं, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, ग्रीष्मकालीन जलवायु। क्या लिखेंगे, ग्रीष्मकालीन जलवायु पर बता रहे हैं कि जो ग्रीष्मकालीन जलवायु होती है वो अपने कुकुरबिट्स के लिए क्या होती है, अनुकूल होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। इसकी बात कर रहे हैं, अपना टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर के अंतर्गत देखो अपने यहाँ पर कुकुरबिट्स में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो अपने न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। न्यूनतम तापमान ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जो अधिकतम टेम्परेचर है वो अपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हालांकि इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो कुछ क्रॉप्स के लिए, कुछ वेजिटेबल्स के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, लेकिन कईयों के लिए फायदेमंद भी होगा। और वो फायदेमंद किसके लिए होगा, तो अपन देखते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, यानी ये तो अपने पास में आ गया कि 20 डिग्री न्यूनतम, 40 डिग्री अधिकतम, लेकिन
जो इष्टतम तापमान होता है, अनुकूलतम तापमान होता है, वो कितना होता है? तो इष्टतम तापमान होगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? 20 से 25 डिग्री अपने क्या होगा? इष्टतम जो तापमान होगा वो होगा। अब बात करते हैं, मैंने अभी कहा था कि 40 डिग्री कुछ के लिए लाभदायक होता है। तो जैसे खरबूज है, खरबूज व तरबूज दोनों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, खरबूज और तरबूज दोनों की। तो खरबूज और तरबूज है, उसके लिए गर्म दिन व ठंडी रातें उपयुक्त होती हैं। क्या होता है? गर्म दिन व ठंडी रातें उपयुक्त रहती हैं। किसके लिए? तरबूज और खरबूज के लिए। आ गया समझ में? यानी आपको पूछा जा सकता है कि गर्म दिन व ठंडी रातें किसके लिए उपयुक्त होती है, तो आपको बताना है खरबूज व तरबूज के लिए। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर यानी नॉर्मल 40 डिग्री तो होना ही चाहिए, या इससे अधिक भी हो सकता है, या इससे अधिक भी इसके लिए अनुकूल हो सकता है। 40 डिग्री तो टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पर तरबूज और तरबूज में, लेकिन इससे अधिक भी यहाँ पर हो सकता है। आ गया समझ में यहाँ पर इतना? चलो इसके बाद बात करते हैं कीटों की, कि आपके जो भी कुकुरबिट्स हैं, उस कुकुरबिट्स में कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं। देखो पहले मैं ये चीज बता रहा हूं, उसके बाद में अपन वैरायटी, सीक्रेट और उसके बॉटनिकल नेम पर चलेंगे। तो यहां पर बात करते हैं कीटों की। देखो कीटों के अंतर्गत पहला कीट जो होता है वो होता है रेड पंपकिन कीट। क्या होता है? रेड पंपकिन कीट। यानी आपको मोस्टली ये पूछा जाएगा कि रेड पंपकिन कीट कौन से कुल की सब्जियों में लगता है, तो आपको बताना है कुकुरबिट्स में लगता है, जिसको अपन लाल भ्रंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लाल भ्रंग के नाम से भी जानते हैं। पहला किस्मत में आ गया। उसके बाद आ जाता है दूसरा कीट अपने यहाँ लगता है फल मक्खी। कौन सा लगता है? फल मक्खी। और तीसरा होता है माइट या बरूथी। तीसरा क्या होता है? माइट या बरूथी। ये 3 कीट आपके कुकुरबिट्स में लगते हैं। उसके बाद आते हैं रोगों के ऊपर। तो रोगों के अंतर्गत पहला रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू। कौन सा आता है? अपने पाउडरी मिल्ड्यू रोग आता है, यानी जिसको अपन चुन्नी आश्रिता के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा आता है विल्ट यानी उक्टा रोग, और तीसरा आता है एंथ्रेक्नोज। कौन सा आता है अपने पास में? तीसरा एंथ्रेक्नोज रोग आता है, यानी श्याम वर्ण रोग आता है। एंथ्रेक्नोज का नाम, दूसरा क्या नाम है? श्याम वर्ण। यानी आपको ये भी आ सकता है भाई, श्याम वर्ण किसका प्रमुख रोग है? तो कुकुरबिट्स का प्रमुख रोग है। और उसके बाद में आ जाते हैं अपन मोजे, यानी आपके 4 रोग लगते हैं। एक डाउन यानी पाउडरी मिल्ड्यू, दूसरा आपका कौन सा आ जाएगा? वेट, तीसरा आपका एंथ्रेक्नोज, और चौथा आपका क्या आ जाएगा? यानी मोजेक रोग। ठीक है, यहाँ पर इतने समझ में आ गया, यानी इसकी जलवायु समझ में आ गई, कीट समझ में आ गए और रोग समझ में आ गए। चलो ठीक है, अब यहाँ इसके बाद में अपन देखते हैं अपने कुकुरबिट्स में एक-एक की वैरायटी और एक-एक की सीक्रेट अपन देखते हैं, उसका बॉटनिकल नेम देखते हुए। देखो यहाँ पर मोस्टली आपके सीक्रेट और वैरायटियां ही आएगी, और बॉटनिकल नेम के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि बॉटनिकल नेम तो आपके पूछा ही जाता है। तो पहले जो अपन लेते हैं वो ले लेते हैं कद्दू। पहला जो आपका सब्जी अपन ले रहे हैं वो कौन सी लेते हैं? कद्दू। और कद्दू का बॉटनिकल नेम होता है कुकुरबिटा मोस्चेटा। कुकुरबिटा मोस्चेटा, कद्दू का बॉटनिकल नेम अपने पास में क्या आ गया? कुकुरबिटा मोस्चेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अपन सीक्रेट की, डायरेक्टली, जिसको कि जलवायु में पढ़ा चुका। सीक्रेट होती है यहाँ पर 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर इसके कद्दू की। यहाँ वैरायटियों की बात करता हूँ, तो वैरायटियों के रूप में आप लोगे अर्का चंदन। कौन सी वैरायटी लोगे? अर्का चंदन। ठीक है, दूसरी वैरायटी लोगे पूसा विश्वास। पूसा विश्वास। अब यहाँ पर थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। पूसा विश्वास कद्दू, पूसा विशेष करेला। पूसा विश्वास कद्दू, पूसा विशेष करेला, दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूसा विशेष आ जाए वहां पर करेला, और पूसा विश्वास आ जाए वहां पर कद्दू करना है।
में अपन लेते हैं पूसा विकास। ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, वैरायटियां याद रखनी है, सीटेट याद रखनी है, उसका वर्टिकल नेम चीज आपको ध्यान रखना है। अर्का, चंदन, पूसा विश्वास, पूसा अलंकार और पूसा विकास, ये 4 वैरायटी आपको किसकी याद रखनी है? कद्दू की याद रखनी है। दूसरा आ जाता है करेला। दूसरा अपने पास में क्या आ जाता है? करेला। करेले का वर्टिकल नेम होता है मेमोर्डिका चरनसिया। क्या होता है? मेमोर्डिका चरनसिया। करेले का वर्टिकल नेम समझ में आ गया? मेमोर्डिका चरनसिया। अब बात करते हैं यहाँ पर सीड्रेट की। तो याद रखना कद्दू के समान होती है, यानी 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर सीड्रेट किसकी आ रही है? करेले की आ रही है। वैरायटी में मैंने आपको पहले ही बता चुका, मैं आपको पहली वैरायटी आपको याद हो चुकी होगी, जिसका नाम पढ़ाया था मैंने पूसा विशेष। कौन सी वैरायटी पढ़ाई थी? पूसा विशेष, यानी आपकी किसकी आ जाती है? करेले की। उसके बाद बात करते हैं अर्का हरित। नेक्स्ट वैरायटी का नाम है अर्का हरित, पूषा 2 मौसमी। पूषा 2 मौसमी, यानी अर्का हरित, पूषा 2 मौसमी, पूषा विशेष, जयपुर लोकल। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन लेते हैं जयपुर लोकल, यानी आपको जयपुर लोकल के रूप में पूछा जा सकता है कि जयपुर लोकल वैरायटी किसकी है, तो यहाँ पर बताना। उसके बाद में प्रिया, यानी नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन ने देखा प्रिया, और नेक्स्ट वैरायटी के रूप में फिर से अपन ने देखा लॉन्ग ग्रीन, यानी अपन ने देख लिया कौन सी वैरायटियां? पूसा विशेष, अर्का हरित, पूषा मौसमी, उसके बाद में जयपुर लोकल, प्रिया और लॉन्ग ग्रीन। ये वैरायटियां किसकी आ जाती है? अपने करेला की आ जाती हैं। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं नेक्स्ट रूप में देखते हैं। पहले अपन ने क्या पढ़ लिया? कद्दू। दूसरा अपन ने पढ़ लिया करेला, और तीसरा अपन पढ़ते हैं खीरा। तीसरा अपन क्या पढ़ रहे हैं? खीरा। देखो खीरे का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कुकुमिस सैटाइवस। कुकुमिस सैटाइवस, ये आपके क्या हो गया? खीरे का बॉटनिकल नेम आ गया, कुकुमिस सैटाइवस। बात करते हैं सीड्रेट की। किसकी बात कर रहे हैं? सीड्रेट की बात कर रहे हैं। सीड्रेट होती है 2 से 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 2 से 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर। किसकी? खीरे का जो सीड्रेट आएगा वो सीड्रेट आएगा 2 से 2.5 केजी प्रति हेक्टेयर। उसके बाद आते हैं इसकी वैरायटियां। तो देखो वैरायटियों के रूप में पूसा संयोग, कौन सी अपन देख रहे हैं? पूसा संयोग। उसके बाद अपन देखते हैं पाइन सेट, पाइन सेट। उसके बाद में देखते हैं हिमांगी, बालम खीरा, यानी अपन यहां देखा पूसा संयोग, पाइन सेट, हिमांगी, बालन खीरा। फिर आते हैं जापानी लॉन्ग ग्रीन। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन देखते हैं जापानी लॉन्ग ग्रीन। जापानी लॉन्ग ग्रीन वैरायटी आपको पूछा जाए तो आपको बताना है खीरे की, बताना है चाइना स्ट्रेट 8, चाइना स्ट्रेट 8। और फिर दोबारा यहाँ पर एक वैरायटी थोड़ी सी आएगी, वो आएगी प्रिया। प्रिया यहाँ पर भी अपने पढ़े करेले में भी। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टिंडा। देखो यहाँ पर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो आप पूछ सकते हो, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो क्वेश्चन बनते हैं ऊपर बेस में, वो क्वेश्चन आपके डेट में इतना ही बनता है। या तो आपको कोई वैरायटी पूछ सकता है, या कोई सीड्रेट आपको पूछ सकता है, या उसका बॉटनिकल नेम पूछ सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्या अपने पास में आ जाता है? टिंडा। अब टिंडे का जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? सिट्रुलस वल्गेरिस। सिट्रुलस वल्गेरिस मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है भाई। बॉटनिकल नेम तो आपको कंप्लीट याद करने ही करने हैं, इनमें तो आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। तो देखो टिंडे का जो बॉटनिकल नेम आया आपके पास में क्या आ गया? सिट्रुलस वल्गेरिस। बात करते हैं सीड्रेट की। इसकी बात कर रहे हैं? सीड्रेट की बात कर रहे हैं। सीड्रेट होगी 4 से 5 केजी
प्रति हेक्टेयर। कितनी होगी? 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर टिंडे की सीडेड होती है। बात करते हैं वैरायटियों की, किस्मों की। तो अपने जो देखो किस्में मैंने आपको पढ़ाया था पालक, वहां पर मैंने जोबनेर ग्रीन वैरायटी पढ़ाई थी, तब मैंने आपको कहा था बीकानेर ग्रीन जो वैरायटी है वो किसकी आती है? टिंडे की आती है। किसकी आती है? टिंडे की आती है। तो यहाँ पर पहली वैरायटी आप बता दीजिए, बीकानेर ग्रीन। पहली वैरायटी अपने पास में कौन सी आ गई? बीकानेर ग्रीन। दूसरी वैरायटी अपने पास में आ गई दिल पसंद। कौन सी आ गई? दिल पसंद। तीसरी वैरायटी हिसार सिलेक्शन 1। हिसार सिलेक्शन 1, यानी बीकानेर ग्रीन आ गया, दिल पसंद आ गया, हिसार सिलेक्शन 1 आ गया। और आपको एक और बता देना, अर्का टिंडा, हालांकि कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि टिंडा शब्द लगा हुआ आ रहा है, तो अपने आप ही आपको याद रह जाएगा अर्का टिंडा। तो इतने इंपोर्टेंट वैरायटी नहीं है, वैरायटियां 3 बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद और हिसार सिलेक्शन 1 आपकी वैरायटी आ जाती है। यहां तक समझ में आ गया? चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट के रूप में अपन देखते हैं लौकी। अपने पास में क्या आ जाता है? लौकी। लौकी का बॉटनिकल नेम वो होता है लेजिनेरिया सिसेरेरिया। लेजिनेरिया सिसेरेरिया। लेजिनेरिया सिसेरेरिया, ये अपने किसका बॉटनिकल नेम आ जाता है? लौकी का बॉटनिकल नेम आ जाता है। यहां पर बात करते हैं अपन सीड रेट की। किसकी बात कर रहे हैं? सीड रेट की बात करते हैं। तो वही 4 से 5 केजी सीड रेट आपको यहां पर भी ध्यान रखनी है, यानी सीड रेट आपके पास में कितनी आ जाती है? 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। बात करता हूं मैं यहां पर वैरायटियों की, किस्मों की। देखो यहाँ पर कोई समझाने वाली चीज नहीं है, तो यहाँ पर इतना ही आपको थोड़ा सा वैरायटी याद रखनी है। इनमें तो मैं भी आपको याद कुछ करवा नहीं सकता, जहां जहां कुछ आपको विशेष चीज आ रही है वहां वहां मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन सी वैरायटी किस प्रकार याद रख सकते हो। यहाँ पर आप बात करते हैं वैरायटियों की। तो देखो पहली वैरायटी पूसा मंजरी। पहली वैरायटी अपन कौन सी पढ़ते हैं? पूसा मंजरी। दूसरी वैरायटी अपन पढ़ते हैं पूसा मेघदूत। कौन सी पढ़ते हैं? पूसा मेघदूत, यानी पूसा मंजरी आ गई, पूसा मेघदूत आ गया। थार समृद्धि, थार समृद्धि समझ में आ गई? थार समृद्धि। पूसा नवीन, नेक्स्ट वैरायटी का नाम है पूसा नवीन। ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सम्राट अर्का बहार। नेक्स्ट वैरायटी सम्राट अर्का बहार। और उसके बाद बात करता हूं मैं पूषा समर। पूषा समर प्रोलिफिक राउंड, प्रोलिफिक राउंड, और ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा लॉन्ग, यानी पूषा प्रोलिफिक राउंड। और दूसरी वैरायटी का नाम है पूषा प्रोलिफिक लॉन्ग, ठीक है। पूषा समर प्रोलिफिक राउंड और पूषा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, ये आपके किसकी वैरायटी हो गई? लौकी की वैरायटियां हो गई, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपन तुरई। देखो तुरई के रूप में, तुरई का बॉटनिकल नेम। तुरई कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की देखी होगी। एक के ऊपर क्या होती है? धारियां बनी हुई होती है, और एक बिल्कुल क्या होती है? चिकनी होती है। तो सबसे पहले बात करिए अपन जो चिकनी तुरई है उसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो वहां पर अपन बात कर लेते हैं लुफा सिलेंड्रिका।
लूफा सिलेंड्रिका, यानी जो लूफा सिलेंड्रिका है वो यानी कौन से आपकी तुरई का बॉटनिकल नेम है? चिकनी तुरई का। फिर बात करते हैं दूसरा बॉटनिकल नेम, तो दूसरा बॉटनिकल नेम आता है लूफा एक्टेंगुला। एक्टेंगुला ये अपने आता है, यानी जो धारीदार या जिसको अपन काली तुरई के नाम से जानते हैं, यानी चिकनी तुरई, उस चिकनी तुरई का बॉटनिकल नेम आता है सिलेंड्रिका, और धारीदार या जो भी आपके काली तुरई आती है उसका बॉटनिकल नेम होता है लूफा एक्टेंगुला। बात करता हूं मैं यहाँ पर सीड रेट की, किसकी बात कर रहे हैं? बीज दर की वापस यहाँ बात कर रहा हूं। वो बीज दर सेम बीज दर है 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर, यानी आपकी तुरई की बीज दर भी कितनी है? 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। यहां पर बात करते हैं वेराइटियों की, किसकी बात कर रहे हैं? वेराइटियों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो वेराइटियों के रूप में लेते हैं पूसा नसदार, पूसा नसदार। फिर बात करते हैं पूसा चिकनी, पहली वेराइटी आपकी आ गई पूसा नसदार, दूसरी वेराइटी आ गई पूसा चिकनी, तीसरी वेराइटी आ गई S99, चौथी वेराइटी आ गई को1, यानी S99 को1 पूसा नूतन, पूसा नूतन, पूसा सुपीरिया, पूसा सुपीरिया। ये आपकी किसकी वेराइटियां आ जाती है? तुरई की वेराइटियां आ जाती हैं। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के रूप में, और नेक्स्ट के रूप में देखते हैं ककड़ी। क्या जाते हैं? ककड़ी के ऊपर। देखो ककड़ी का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है कोकुमिस मेलो। क्या होता है? कोकुमिस मेलो। ये तो आ गया ऐसा बॉटनिकल नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज बॉटनिकल नेम चीज। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि बॉटनिकल नेम तो आपको कंप्लीटली याद हो जाने चाहिए। तो कोकुमिस मेलो किसका बॉटनिकल नेम आ गया अपने पास में? ककड़ी का बॉटनिकल नेम आ गया। अब बात करते हैं सीड रेट की, किसकी बात कर रहे हैं? सीड रेट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो 2 केजी की सीड रेट होती है, यानी प्रति हेक्टेयर अपने को कितनी सीड रेट चाहिए? 2 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट चाहिए। और फिर बात करते हैं यहाँ पर किसकी? वेराइटियों की। तो वेराइटियों के रूप में एक तो देखना आपको लखनऊ अगेती, और दूसरी देखनी आपको अर्का शीतल। एक तो आपको देखना है अर्का शीतल, और दूसरी वेराइटी आपको देखनी है लखनऊ अगेती। ये तो आप आ जाते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपकी मेरी बात की खरबूज और तरबूज दोनों ही क्या नहीं है? सिलेबस में नहीं है। फिर भी एक बार तो दोनों का बॉटनिकल नेम बता देता हूं। देखो खरबूज का बॉटनिकल नेम भी होता है ककड़ी वाला, यानी कोकुमिस मेलो। ठीक है, और जो तरबूज होता है उस तरबूज का बॉटनिकल नेम आता है अपने सिट्रुलस लेंटस। क्या आता है? सिट्रुलस लेंटस। फिर बात करता हूं मैं यहाँ पर, यानी जो तरबूज होता है उस तरबूज की सीड रेट अपने यहाँ पर आती है, वो आती है 4.5 से 5 केजी। कितनी आती है? 4.5 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर आती है। और जो आपने खरबूज आता है उसकी आती है 1.5 से 2 केजी प्रति हेक्टेयर। बात कर लेते हैं वेराइटियों की। तो देखो तरबूज की वेराइटियों के रूप में शुगर बेबी, कौन सी वेराइटी आती है? शुगर बेबी, अर्का ज्योति, दुर्गापुरा केसर, सुगंध, अर्का माने, थार माने, पूषा बेदाना, सुरभि, खुशबू। ये वेराइटियां किसकी है? तरबूज की। फिर बात करते हैं खरबूज की वेराइटियों के अंतर्गत। तो खरबूज की वेराइटियों के अंतर्गत आता है पूषा सरबती, हरा मधु, दुर्गापुरा मधु, अर्का जीत, पूषा मधुरस, पंजाब सुनहरा, अर्का राजहंस। यानी जहां पर मधु शब्द आ जाए वहां पर आपको समझना कि खीरे की उसकी खरबूज की वेराइटियां हैं। और जहां पर आपके क्या है, यानी जैसे दुर्गापुरा केसर है या आपके शुगर बेबी है, ये वेराइटी किसकी आ जाती है? तरबूज की आ जाती है। इस लेक्चर के अंतर्गत अपन ने क्या देखा? यानी प्याज और अपने कुकर बीट्स अपन ने देखी। ये आपकी क्या हो जाती है? इस यानी लेक्चर के अंतर्गत आपके सब्जियां कंप्लीट हो जाती हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे अपन वो अपने जो भी अपने दो चीजें बच रही है, एक आपके फ्रूट्स बच रहे हैं यानी कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, और दूसरा आपका मेडिसिन प्लांट बच रहे हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। तो देखो अपन जैसे भी अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं वो आप लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।